गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है और इस साल मैंने सीजीएल एग्ज़ाम की एक पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट, उसको क्लियर किया है। मैं आज अपनी सारी जर्नी आप लोगों से शेयर करूंगा, शायद आप लोग भी इसी फेज में हो कहीं ना कहीं। उसके बाद मेरा कोई टारगेट नहीं था 12th के बाद करना क्या है, तो दिल्ली में मैंने एक जॉब ज्वाइन किया, बीपीओ ज्वाइन किया। उसी जॉब के दौरान मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर काफ़ी अलग है गवर्नमेंट सेक्टर से। उसके बाद तभी गैलेक्सी रिसेंटली उरई में आई हुई थी, तो मुझे गैलेक्सी के बारे में पता चला, मैंने डेमो लिया, मुझे काफी अच्छा लगा। टीचर्स यहाँ के बहुत सारे थे जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है मैथ्स में। यहाँ के फैकल्टीज ने मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट किया, इतना ज्यादा समझाया, तो मैथ्स मेरा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है आज? देखो, आज हमारे बीच में आपके सीनियर्स, आप समझ लो 2 स्टूडेंट्स आज हमने जिनको आपके साथ इंटरेक्शन के लिए बुलाया है। पहले हमारे शुभम त्रिपाठी सर हैं, जिनका सिलेक्शन अभी सीजीएल में एज ए टैक्स असिस्टेंट में हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और दूसरे हमारे जय खरे हैं, जिनका एज ए पोस्टल असिस्टेंट सीएचएसएल में सिलेक्शन हुआ है। तो एक तरीके से हमने इंटरेक्शन के लिए उनको इसलिए बुलाया कि अगर किस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी की, कैसा उनका जर्नी रहा, अगर वो आपके साथ शेयर करेंगे तो ये एक तरीके से लाइव एग्जांपल होगा आप लोगों को कि हमें किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, कैसे पढ़ाई करना है। वो आपको जो एक लाइव एग्जांपल बता पाएंगे, शायद वो हम भी नहीं बता सकते। तो उनके साथ एक इंटरेक्शन होगा। आप चाहो तो आपको जो भी क्वेश्चंस हो कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए या उनका कैसा जर्नी रहा, उसके बारे में आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। और वो मतलब अभी हमारे साथ एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तक यहाँ पे हैं। अगर किसी को कुछ पर्सनली भी उनसे पूछना है कि यहाँ पे भीड़ में नहीं पूछ पा रहे हो, तो मोर देन वेलकम, आप उनसे डायरेक्टली बात कर लो। और उनका कैसा एक्सपीरियंस है, कैसी जर्नी है, गैलेक्सी क्लासेस ने उनको किस तरीके से सहयोग किया, तो वो सारी चीज़ें वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, आप बारी बारी से स्टेज पे आएँ और उनको हम अपने जो फैकल्टी मेंबर्स हैं रोहित सर और तौसीफ सर से एक बार उनको सम्मानित करें, और उसके बाद फिर हम उनका इंटरेक्शन सेशन स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग बिल्कुल मोर देन वेलकम है, आप लोग बिल्कुल पूछें। और इन्होंने गैलेक्सी का जो नाम रोशन किया है, मैं एक बार इनको फिर से बधाई देता हूं, इनकी और इनकी पूरी फैमिली को। और हम यही उम्मीद करेंगे कि ईमानदारी से अपना काम करें, तो ईमानदारी से काम करें और अपने माँ बाप का, अपनी फैमिली का, और जो भी अपने इनके साथ या इनके जर्नी में जो लोग भी साथ रहे हैं, उन लोगों का नाम रोशन करें और अपना ग्रोथ उसी हिसाब से अपना करते रहें। थैंक यू। Hello everyone. Firstly, I am very glad that I am here sharing my experience and my journey with all of you guys. So, starting with my introduction, my name is Jay Khare. My age is 20 years and I belongs from Urei. Currently, I am selected in 3 different government exams. First is SSC CHSL 2021, second is Allahabad High Court, and third is UP Lekpal. So, मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो रही से ही हुई है, BKT एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल। यहाँ पे कोई है एल्ड्रिच से? नहीं है तो अच्छा तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है एल्ड्रिच से हुई है, और 10th में मेरे 88 परसेंटेज थे। उसके बाद जो मेरी 12th है, 12th में मेरे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स थे, तो जिसमें मेरी 93 परसेंटेज है। उसके बाद अभी करेंटली मैं अपनी ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हूँ। मेरी ग्रेजुएशन भी हो रही सी चल रही है प्राइवेट कॉलेज से। तो पहले आप लोग अपने डाउट्स पूछेंगे, मैं अपनी जर्नी बताऊं। जर्नी तो यहाँ पे कोई ऐसा है जो डायरेक्टली 12th के बाद आया हो इस फील्ड में, मतलब 12th के बाद डायरेक्ट डिसाइड किया हो कि गवर्नमेंट जॉब्स एसएससी में? ठीक है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो 12th के बाद स्टार्ट हो गई थी। 12th मेरी कंप्लीट हुई थी 2020 में, जिसके बाद लॉकडाउन लग गया था उसी साल। ठीक है, तो मेरा क्या था कि मैंने ऐसा सोचा था कि 12th के डायरेक्ट बाद मैं गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करूंगा और डायरेक्ट जॉब लगेगी। क्योंकि कुछ लोग, मतलब ऐसा भी होता है कि पहले लोग ग्रेजुएशन करते हैं, 3-4 साल ग्रेजुएशन में स्ट्रगल किया, फिर उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो मतलब मुझे वो लगता था काफ़ी लेंदी मेथड है, मतलब काफ़ी लंबा हो जाएगा प्रोसेस।
तो मैंने 12th के बाद स्टार्ट कर दी तैयारी। जब मेरी 12th हुई 19 मार्च को मेरा लास्ट एग्जाम था, उसके 2-3 दिन बाद लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। तो क्या था कि लॉकडाउन में काफ़ी टाइम मिल गया, एकदम फ्री टाइम था घर पे। तो उस टाइम मैंने मतलब काफ़ी आपके पास रास्ते होते हैं 12th के बाद मतलब जॉब लेने के लिए। मेनली जो CBSE के स्टूडेंट होते हैं उनको क्लासेस में बताया जाता है कि IITs NITs वगैरह इन सब से रिलेटेड, ठीक है, क्लेट वगैरह। लेकिन मुझे गवर्नमेंट में जाना था, तो मैंने यूट्यूब वगैरह पर सर्च किया कि कैसे गवर्नमेंट में जा सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, क्या क्या रास्ते हैं। तो वहाँ पे मुझे मेन जो समझ में आया वो SSC के बारे में पता चला, ठीक है। और क्या था, यूपी में रहते हैं तो यूपी गवर्नमेंट भी एग्जाम्स वगैरह करवाती है काफ़ी सारे, लेकिन उनमें क्या प्रॉब्लम थी कि वो रेगुलरिटी पे नहीं होते हैं, कभी फॉर्म निकले कभी नहीं निकल रहे हैं। लेकिन SSC में क्या है, हर साल वैकेंसीज आती हैं अलग अलग, MTS CHSL CGL सबकी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी SSC CGL करूंगा, और CGL में एक पोस्ट जो मुझे सबसे पसंद है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है, तो वही मैंने टारगेट सेट किया अपना। तो जब मेरी 12th हुई उसके बाद मैंने YouTube से पता किया कि SSC का कैसा पैटर्न है, क्या पूछा जाता है उसमें, कितने एग्जाम्स होते हैं, क्या क्या सिलेबस है। तो मेरा लॉकडाउन वाला पीरियड था वो इसी में निकल गया लगभग, कि पता किया मैंने कैसे क्या करना है सब। और जब लॉकडाउन एंड हुआ, लगभग नवंबर में लॉकडाउन खत्म हुआ था और दिसंबर में अपनी कोचिंग जो ब्रांच है वो ओपन हो गई थी फिर से, लॉकडाउन टाइम पे बंद रही थी। तो मुझे पता चला कि उरी में ही ब्रांच है और मैंने सोचा यही ज्वाइन करेंगे। तो जनवरी में जो बैच आया था, जनवरी 2021 में मैंने गैलेक्सी ज्वाइन की थी, ठीक है। और जनवरी में ज्वाइन की थी। एक होता है ना स्टार्टिंग में जो मोटिवेशन होता है, मतलब 12th करके आप आए हैं एकदम, जो फ्रेश बिल्कुल मोटिवेशन होती है कि हाँ अब तुरंत एक जॉब चाहिए बढ़िया, मतलब तैयारी अच्छी कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। तो वही मेरे अंदर था। और एक चीज़ और थी कि जो 12th में मेरे क्लासमेट्स रहे हैं, साथ वाले रहे थे, तो उनके भी रिजल्ट आने लगे थे। वो लोग बीटेक वाले थे मोस्टली। तो दिसंबर में उनके रिजल्ट आए कि किसी का IITs में हो रहा है, किसी का NITs में हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे अंदर से लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि 12th के बाद BA कर रहे हैं तो काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है। तो उधर से एक जो मोटिवेशन मिली स्टार्टिंग में कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना पड़ेगा, नहीं तो लेवल उनसे मैच नहीं हो पाएगी। तो उसी चक्कर में क्या हुआ कि काफ़ी अच्छी मोटिवेशन आई। और जो मैंने जनवरी में जब बैच स्टार्ट किया उस टाइम, तो कोचिंग के बाद मैं 6-7 घंटे घर पे आराम से पढ़ ले रहा था, क्योंकि वो मोटिवेशन थी अच्छी। और मेरा जो स्टार्टिंग का टाइम था वो ऐसे ही चला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो CHSL 2020 वाला एग्ज़ाम था वो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से डिले हो गया था, 2021 में होना था। फिर उसके जब फॉर्म्स आए तो उस टाइम मेरी एज नहीं हुई थी, तब मेरी एज 17 ईयर्स थी। तो मैं वो वाला फॉर्म अपना फिल नहीं कर पाया। तो उसकी वजह से एक चीज़ होती है, जब आपके पास कोई टारगेट ना हो, एग्जाम्स मतलब देने के लिए ना हो, आपके पास काफ़ी फ्री टाइम है, मतलब अब मुझे पता था कि मैं 2021 वाला अटेम्प्ट दूंगा सीधा, तो 1-1.5 साल मेरे पास फ्री टाइम था। तो जो स्टार्टिंग में मोटिवेशन मिली थी वो धीमे धीमे ख़त्म होने लगती है कि अभी कोई टारगेट तो है नहीं आपके पास, तो क्यों तैयारी करें, मतलब ढीला पड़ जाता है इंसान। तो वही मेरे साथ हुआ, जो मैं 6-7 घंटे पढ़ रहा था कोचिंग के अलावा, वो मतलब फिर हार्डली 2 या 3 घंटे पे आ गया, वो भी कंसिस्टेंटली नहीं, कभी ब्रेक ले लिया, कभी पढ़ लिया, ऐसा कुछ। तो उसके बाद क्या हुआ कि यूपी में पैट एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा था उसी टाइम पे, PET 2021 में ही आया था। तो क्या मतलब पैट के लिए मैंने सोचा कि अब इसकी तैयारी कर लेते हैं, और कोई तो है नहीं, यूपी गवर्नमेंट के ट्राई करेंगे। मतलब मेरा ऐसा कुछ डिसाइड हो नहीं पा रहा था कि मुझे सेंट्रल पे ही रहना है, स्टेट पे। तो मैंने, और एक चीज़ ये थी कि अपने जो BA के कॉलेजेस वगैरह हैं, प्राइवेट कॉलेज, तो उनमें क्लासेस लगती नहीं है, पूरा फ्री टाइम रहता है दिन भर। तो मेरे पास टाइम भी बहुत था, तो मैं ये मैनेज कर पा रहा था कि एक साइड SSC करूँगा और एक साइड यूपी की साइड में थोड़ी लेके चलूँगा, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पैट की भी तैयारी स्टार्ट कर दी, 2-3 महीने मतलब इधर किया पहले SSC से रिलेटेड, फिर उसके बाद पैट की तैयारी स्टार्ट करी। तो पैट में क्या है, मतलब हिंदी और UPG के 2 एडिशनल सब्जेक्ट मांगते हैं SSC के अलावा। तो SSC के मेरे सारे सब्जेक्ट चल रहे थे एक साइड, उसी के पैरेलल मैंने हिंदी और GS भी स्टार्ट कर दी यूपी की। तो पैट का जब एग्जाम हुआ, पैट का एग्जाम अगस्त में हुआ था, अगस्त 2021 में। तो पैट का एग्जाम दिया और आंसर की से मिलाए तो हाँ ठीक ठाक स्कोर आ रहा था। फिर जब उसका रिजल्ट आया तो उसमें मेरी 99.7 परसेंटाइल थी। तो एक ये जो रिजल्ट आया उसकी वजह से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली, मतलब लगने लगा कि हाँ अब फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद क्लियर हो सकता है SSC। तो एक ये पॉइंट था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि परसेंटाइल देख के उस टाइम पे लेखपाल की वैकेंसीज की भी न्यूज़ आई कि लेखपाल की वैकेंसी आनी है अच्छी खासी यूपी में। और मेरे पास SSC रिलेटेड टाइम था ही, क्योंकि SSC अगले साल होना था और मुझे लगा कि लेखपाल की शायद आ सकती है। तो पैट के बाद से मैंने लेखपाल की तैयारी स्टार्ट कर दी और कोचिंग में मेरा साथ में सब चल रहा था उस टाइम, मॉक वगैरह और पूरी प्रैक्टिस SSC की चल रही है, साथ में लेखपाल की भी तैयारी। अब लेखपाल में क्या था, लेखपाल में एक एडिशनल सब्जेक्ट और मांगते हैं, ग्रामीण प्रवेश करके।
तो मेरे पास इतना टाइम था कि मैंने एसएससी को अपना टाइम दिया पूरा, उसके साथ 1 घंटे ग्रामीण प्रवेश को। तो पैरेलल में वो चल रहा है क्योंकि टाइम बहुत है। फिर लेखपाल से रिलेटेड मैं पढ़ता रहा थोड़ी टाइम। फिर दिसंबर 2021 में शायद CHSL 2021 वाले के फॉर्म आए थे, तो मैंने वो फॉर्म फिल किया और मेरा हो गया था उस टाइम, तब तक एज हो गई थी 18। और मुझे ये पता चला कि मेरा जो एग्ज़ाम होगा CHSL 2021 का वो होगा जून 2022 में, ठीक है। तो उस टाइम मेरे पास एक गोल आ गया कि हाँ ये जून 2022 में एग्ज़ाम है, और मुझे पता था कि मेरे पास अभी 6 महीने हैं, 6 महीने में हो जाएगा फिर से रिवीजन। वैसे तो चल रही थी लेकिन उतनी कंसिस्टेंट वे में नहीं चल रही होती है तैयारी जब तक एक टारगेट ना हो। जब मुझे एक टारगेट मिला फिक्स, तो मैंने एकदम रूटीन बनाया अपना पूरा डेली का, और जो अपना सिलेबस था उसको अपन लोग डिवाइड कर लेते हैं। फिर जैसे 6 महीने का था तो मैंने डिसाइड किया कि 3 महीने में एक बार पूरा सिलेबस सही से करूंगा, फिर रिवाइज कर लूंगा 1-2 बार। तो 3 महीने में जो मुझे सिलेबस कंप्लीट करना था उसको आप डिवाइड करेंगे पहले मंथली बेसिस पे। तो मैंने भी वैसे ही कुछ किया था, मंथली बेसिस पे डिवाइड कर लिया कि 1 महीने में इतना, फिर उसको वीकली बेसिस पे वीक में इतना करेंगे, डेली इतना हो गया। तो छोटे छोटे टारगेट्स मिल गए थे काफ़ी सारे। तो ऐसे ही मेरी तैयारी चली। उन 6 महीने में मैंने काफ़ी मतलब मेहनत करी और काफ़ी तैयारी की। उस टाइम मेरी तैयारी जो थी वो SSC ओरिएंटेड ज़्यादा हो गई थी, और जो यूपी और जो भी रिलेटेड एग्जाम्स थे उनको साइड में रख दिया था। और मार्च अप्रैल में वही ग्रेजुएशन वाले एग्जाम्स भी होते हैं तो उनका भी साइड में करना था, तो उतना टाइम मिल नहीं पा रहा था। तो जो मेरी तैयारी चल रही थी तो SSC की रिलेटेड चल रही थी, और उस टाइम मैंने एक चीज़ स्टार्ट कर दी थी, मॉक्स वगैरह रेगुलर एकदम डेली मॉक्स ऑलमोस्ट डेली चल रहे थे। एक आध दिन छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। संडे को गैलेक्सी में टेस्ट होता ही है, तो संडे को सारे टेस्ट देने लगा था, और उसमें भी सही स्कोर आ रहा था उस टाइम पे। मतलब ऑलमोस्ट मेरी रैंक टॉप 3 में रहती थी, ठीक है। तो उससे एक मोटिवेशन मिलती रहती है कि हाँ चलो सही स्कोर चल रहा है, कोचिंग में अपना सही प्लेस है, और ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं, तो ऑनलाइन ओवरऑल रैंक पता चल जाती है कि सही चल रहा है प्रिपरेशन। तो मेरा तब स्कोर जो कोचिंग में आ रहा था वो 120-130 अराउंड था, ठीक है मोस्टली। फिर क्या हुआ, लास्ट ईयर भी एक सेमिनार हुआ था जिसमें नितिन भैया आए थे जो इनकम टैक्स ऑफिसर सेलेक्ट हुए हैं, और एक दीदी आई थी इशी सिन्हा, वो AAO सेलेक्ट हुई हैं। तो उनने जब अपनी स्ट्रेटजी बताई थी तो उन्होंने एक चीज़ शेयर करी थी कि उनने बताया था कि जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, जैसे आपने रीजनिंग से स्टार्ट किया मान लो, रीजनिंग में क्या होता है काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी लेंथी क्वेश्चन, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के होता है, राउंड टेबल वाले और वो सब। तो क्वेश्चन ही इतने लंबे होते हैं 6 या 7 लाइन के, तो आप पहले उनको पढ़ोगे फिर उनको सॉल्व करोगे तो टाइम कंज्यूम हो जाता है। भले ही वो सिंपल होते हैं, आप कर लोगे, आपको पता है हो जाएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि अगर आपको ऐसे लेंथी क्वेश्चन दिखे तो फर्स्ट गो में आप स्किप कर दो, डायरेक्ट मार्क करके स्किप कर दो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी उनकी, और मैंने जब ये इम्प्लीमेंट की तो लिटरली उससे 10-12 नंबर का डिफरेंस आ गया। क्योंकि लास्ट में मेरा क्या होता था कि कुछ क्वेश्चन छूट रहे थे मैथ के, मैं ऐसे करता था पहले रीजनिंग, फिर इंग्लिश और GS, फिर लास्ट में मैथ। तो मेरी जो मैथ छूट रही थी अब वो मैथ कंप्लीट होने लगी, और लास्ट में जो टाइम बच रहा था उनमें वो क्वेश्चन ट्राई किया, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी वजह से काफ़ी इंप्रूवमेंट आया मार्क्स में। और जब CHSL 2021 वाला एग्जाम था जो 8 जून को हुआ था मेरा, उसके पहले मेरा स्कोर 140 से 145 अराउंड आने लगा था, मतलब ठीक स्कोर हो गया था कि हाँ अब हो सकता है सिलेक्शन। तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरे आंसर की से मिलाए थे 148.5 आए थे, मतलब इतने मेरे अभी तक मॉक्स में भी नहीं आए थे कभी, और सीधे डायरेक्ट एग्जाम में इतने मार्क्स आ गए। तो उससे काफ़ी सही लगा कि हाँ चलो काफ़ी स्कोर आ गया, अब आगे की भी कर सकते हैं Tier 2 वगैरह की। तो उस टाइम जब ये हो गया था 8 जून को एग्जाम, फिर उसके बाद एक न्यूज़ और आई कि लेखपाल का जो मैंने फॉर्म भर रखा था उसका 31 जुलाई को एग्जाम था, 2 महीने उसके लिए थे मेरे पास। तो अब मैंने SSC का पूरा साइड में रख दिया, क्योंकि SSC हो चुका है। Tier 2 तब डेस्क्रिप्टिव होता था, अब तो ऑब्जेक्टिव होने लगा है, तब डेस्क्रिप्टिव था मेरा वाला। तो लेखपाल पे मैंने पूरा फोकस कर दिया, अब SSC का फोकस हटा के लेखपाल पे। 2 महीने है मेरे पास, 2 महीने में मैंने हिंदी पढ़ी, ग्रामीण प्रवेश पढ़ी, और मैथ GS लगभग कंप्लीट हो चुकी थी SSC की वजह से। तो मैथ्स पे मेरा ज़्यादा फोकस नहीं रहा क्योंकि मैथ्स कंप्लीट थी, और यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम है तो उनमें मैथ्स थोड़ी लोअर लेवल की मांगते हैं, SSC में थोड़ी टफ रहती है। तो लेखपाल के लिए 2 महीने बढ़िया तैयारी की, मॉक्स वगैरह दिए उसके, और लेखपाल का जब आंसर की वगैरह आई, एग्जाम देके आंसर की से मार्क्स मिलाए थे तो मेरे 83 करीब बन रहे थे, मतलब जिसमें लग रहा था हो जाना चाहिए, क्योंकि यूपी की जो कट ऑफ जाती है वो 76-78 अराउंड रहती है 100 में से, और उसकी जो अभी कट ऑफ आई वो 76 अराउंड ही है, तो उसमें हो गया था। फिर उसके बाद क्या है, डेस्क्रिप्टिव का टाइम आया Tier 2 SSC CHSL, वो मेरा था September 17, तो उसके लिए भी 1.5 महीना करीब था। तो फिर उसके बाद मैंने डेस्क्रिप्टिव की तैयारी स्टार्ट करी। 1.5 महीना काफ़ी होता है डेस्क्रिप्टिव के लिए। एक तो मैं CBSE बैकग्राउंड से हूँ तो इंग्लिश में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ा बस जैसे ऐसे और लेटर आता था उसमें, तो मेनली लेटर का फॉर्मेट वगैरह देखना होता था, और जो ऐसे होते थे ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करनी होती थी। तो जो 1.5 महीना था उसमें मैंने डेली एक ऐसे लिखा है और एक लेटर,
तो राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो गई थी। और कोचिंग में आता था मैं तो सर से गाइडेंस ले लेता कैसे, और चेक भी करवा सकते हैं आप सर से कि सही लिख रहा है या नहीं, तो वो एरर बता देते थे कि ऐसे ऐसे करना है। फिर डेस्क्रिप्टिव मैंने दिया तो डेस्क्रिप्टिव हो गया था इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसमें। फिर डेस्क्रिप्टिव के बाद क्या था, टाइपिंग की टाइपिंग होनी थी, तो मुझे पता था इतना क्वालिफाई हो जाएगा। डेस्क्रिप्टिव रिजल्ट भी आया तो उसमें क्वालिफाइड थे। टाइपिंग का पता है टाइपिंग देना है अब, तो उस टाइम मेरी टाइपिंग बिल्कुल जीरो थी। तो टाइपिंग की डेट क्या थी, जनवरी में होनी थी टाइपिंग। तो उसके बाद मेरे पास 2 या 3 महीने थे और मैंने क्या किया, टाइपिंग स्टार्ट कर दी। तो टाइपिंग स्टार्ट करी जब, तो स्टार्टिंग में मेरी शायद जो फर्स्ट टाइम लगाई होगी तो उसमें 8 या 9 स्पीड आई होगी और 35 मांगते हैं, तो 35 टाइपिंग चाहिए थी, 8-9 आ रही थी मेरी। तो मैंने स्टार्ट करी, धीमे धीमे इंक्रीज़ हुई। मतलब आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर पे काफ़ी सारे ट्यूटर्स वगैरह होते हैं। मैंने घर पे ही अपनी तैयारी की टाइपिंग की, और लास्ट में जब मेरी तैयारी हो गई थी, मतलब 2 महीने में मेरी स्पीड 45 अराउंड टच होने लगी थी घर पे ही। फिर उसके बाद मैंने गैलेक्सी में ट्राई किया अलग अलग कीबोर्ड्स पे। क्या होता है ना, वहाँ पे कोई भी कीबोर्ड मिल सकता है आपको, ज़रूरी नहीं जो आपके घर पे हो वही वहाँ पे मिले। तो गैलेक्सी आया, मैं गैलेक्सी में कीबोर्ड्स देखे, सर से बात करी, सर ने पूरा लैब खोल दी थी, मतलब कोई भी कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो मैंने अलग अलग 2-3 कीबोर्ड यूज़ किए और उनमें देखा तो थोड़ी स्पीड डाउन हो जाती है। जब आप घर वाले से हटके अपने दूसरे वाले कीबोर्ड पर ट्राई करोगे तो स्पीड आपकी डाउन हो जाएगी और अलग थोड़ा माहौल हो जाता है लैब वगैरह में। घर पे तो ठीक है, आप कंफर्टेबल हो अपने कंफर्ट जोन में। तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरी स्पीड थोड़ी डाउन हुई, तो मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस करी। तो जब मैं टाइपिंग देने गया था अपनी, तो मेरी 36 अराउंड स्पीड आई थी। वैसे घर पे आने लगी थी मेरी 42-45 ऐसी, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं थोड़ी नर्वसनेस भी होती है, काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, सभी लोग टाइपिंग कर रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं चारों तरफ से, स्पीड में हो रहा है सबका, तो अंदर से लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। तो हाँ क्वालिफाई हो गई थी लेकिन मेरी टाइपिंग, कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ पर। फिर उसके बाद क्या हुआ, तब तक रिजल्ट आया उसके लास्ट मंथ में। जैसे जनवरी में मेरी टाइपिंग थी तो दिसंबर में क्या था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम था, 18 दिसंबर को हाई कोर्ट का एग्जाम देके आया था। और टाइपिंग जैसे ही मेरी एसएससी क्लियर हुई, इसके बाद हाई कोर्ट का रिजल्ट आ गया कि वो क्लियर हो गया है। उसके बाद टाइपिंग अब उसकी, अब उसके बाद मार्च में मेरी हाई कोर्ट की टाइपिंग लगी हुई थी। अब क्या है, एसएससी में आइदर हिंदी और इंग्लिश एक कर सकते हैं आप प्रेफर। हिंदी करोगे तो 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 35 मांगते थे, 30 और 35। तो हाई कोर्ट में क्या था कि दोनों टाइपिंग मांगते हैं, हिंदी भी चाहिए प्लस इंग्लिश भी। इंग्लिश में उसमें 30 स्पीड चाहिए थी और हिंदी में 25। अब इंग्लिश तो मेरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी टाइपिंग, मेरे पास हिंदी बची थी, तो 25 वर्ड पर मिनट जो चाहिए थी वो मेरी 1 से 1.5 महीने में आ गई थी। और फिर मैंने टाइपिंग दी अपनी, इलाहाबाद मेरा सेंटर गया था 26 मार्च को, अभी टाइपिंग दे के आया फिर वो वाली। फिर उसके बाद क्या था, 6 अप्रैल को डीवी था मेरा, एसएससी का जो था। 10 दिन बाद फिर से इलाहाबाद गया, वहाँ पे डीवी वगैरह हुआ और तब लगने लगा था हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। बस कट ऑफ का था क्योंकि मार्क्स मेरे थोड़े से कम थे, मतलब बॉर्डर से थोड़े ही से ज़्यादा, तो डाउट था एक। लेकिन जब रिजल्ट आया, अभी 27 अप्रैल को रिजल्ट आया था एसएससी CHSL का 2021 वाला, तो उसमें मेरे फ्रेंड की कॉल आई, उसने बताया कि हाँ हो गया है, PA ऐसे मिली है। तो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT मिली है, जिसमें पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की होती है, वही वाली मिल गई है। फिर 28 अप्रैल अगले ही दिन मेरा BA का एग्ज़ाम था, मैं BA का एग्ज़ाम दे के आया और भैया पिक करने आया, भैया ने बताया एक और रिजल्ट आ गया हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट में मुझे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब मुझे ये लग रहा था एक ही एग्जाम रह गया, वही लेखपाल का, उसका भी रिजल्ट आया जल्दी। तो वैसे ही कुछ हुआ कि 1 मई को लेखपाल का भी रिजल्ट आया, उसमें भी सिलेक्शन हो गया। तो 5 दिन में ये 3 रिजल्ट आए। उसके पहले कुछ नहीं था, मैं भी एक मतलब नॉर्मली चल रहा था सब, लेकिन ये 3 रिजल्ट आए तो मतलब सभी लोग काफ़ी खुश हो गए। मतलब टीचर्स को बताया, टीचर्स भी काफ़ी खुश थे, उनकी गाइडेंस की वजह से हुआ है सब। और फैमिली में बताया तो फैमिली में सब बढ़िया था। तो मेरी जर्नी यही थी, मतलब नॉर्मली सब जो एग्ज़ाम्स आए उस पर फोकस किया है। और मेरे पास इतना टाइम रहता था दिन में कि सब साथ में पैरेलल चल पाए। मतलब एसएससी की साथ में करी, उसके साथ यूपी की भी पढ़ाई कर ली, तो हो गया था इतना भी। मतलब कोई ये बड़े एग्जाम्स नहीं है जिनमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़े, अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हैं कंसिस्टेंटली तो हो जाता है। तो ये मेरी जर्नी थी। अब आप लोगों को डाउट हो आप वो पूछ लीजिए या फिर मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊँ। डाउट्स हैं कोई, कुछ पूछना हो? हाँ नहीं, वो तो देखो सबके साथ, हाँ तो सबके साथ ऐसे ही होता है, डिमोटिवेट आप बीच बीच में होंगे। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे 2 टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। एक तो जब मेरे पास कोई एग्ज़ाम नहीं था सामने, तब एक मोटिवेशन चली गई थी, और दूसरा जब मेरे मॉक्स में नंबर कम आए थे। ऐसा होता है ना कि कभी आप मॉक्स दे रहे हो, लगातार 4-5 मॉक दिए, सब में नंबर कम आ गए एकदम से, तो लगने लगता है ये क्या हो रहा, मुझसे हो नहीं रहा है। तो वही मेरे साथ हुआ था। तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे बढ़िया तो है फैमिली पहले।
फैमिली के पास जाओ, आप सबके साथ बैठो, सबसे डिस्कस करो ऐसा ऐसा चल रहा है, तो वहाँ से आप जब उनको देखोगे, उनसे बात करोगे तो अपने आप मोटिवेशन आने लगती है। वो लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं सभी लोग कि हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो ये चीज़ है, और फ्रेंड्स वगैरह होते हैं या फिर कोई भी हो आपका जिससे आप सब लोग सब कुछ शेयर करो और डिस्कस कर सको, तो वैसा आप उससे बात करिए तो आपको मोटिवेशन मिलेगी। थर्ड है कि आप टीचर्स वगैरह के पास आए अपने, वो गाइडेंस देंगे। और जो डिमोटिवेशन होती है वो कुछ रीज़न की वजह से होती है, जैसे नंबर कम आ रहे हैं या फिर कुछ भी चल रहा है। तो ये है, मान लो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या था मेरा कि मैं जब मॉक्स वगैरह देता था तो पहले पता नहीं होता है कि कैसे मॉक लगाना है, पहले मैथ्स करूँ या इंग्लिश करूँ, मतलब जो मिल गया पहले वही कर दिया सीधे सॉल्व, तो उसमें ऐसे ही नंबर आते थे। फिर स्ट्रेटजी जब मैंने चेंज की, अलग अलग ट्राई किया कि पहले मैथ्स करके देखते हैं, फिर अगला मॉक दिया उसमें पहले रीजनिंग करी, तो एक जो बन जाता है ना पैटर्न। फिर जो मुझे पैटर्न सबसे सही लगा था, रीजनिंग पहले, फिर इंग्लिश और जीएस, फिर लास्ट में मैथ्स, तो ये पैटर्न किया तो इस पर सबसे अच्छा स्कोर आ रहा था। मतलब ऐसे ही आप भी अलग अलग ट्राई कर सकते हो, तो मॉक्स के इम्प्रूवमेंट होगा, और जब इम्प्रूवमेंट होगा तो अपने आप मोटिवेशन आएगी। जीएस कैसे पढ़ना है? तो जीएस का क्या है कि आपको कोचिंग में तो चली रही होगी, कोचिंग में आपको बुकलेट्स मिली होंगी छोटी पतली पतली, तो जो वो पतली पतली बुकलेट्स हैं वो मतलब मुझे तो काफ़ी लगी। अगर आप उनको सही से पढ़ लेते हो, एकदम बिल्कुल सब याद कर लेते हो, तो उससे आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ बन जाएगी। और जो थोड़ी बहुत रह जाएगी उसके बाद तो आप PYQs लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह दोगे या प्रीवियस ईयर टेस्ट दोगे। क्या बुक तो प्रीवियस ईयर की कोई भी मिल जाएगी, वैसे आपको देख लेना आप मार्केट में पर्टिकुलर। हाँ, घटना चक्र हाँ पढ़ सकते हैं आप, कोई भी प्रेफर कर लो, मतलब प्रीवियस ईयर हो जिसमें वो आप प्रेफर करो, और उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बुक्स मतलब ठीक है, जीएस का सिलेबस इतना वास्ट है कि पूरा तो कोई कवर नहीं कर सकता। क्या करंट अफेयर्स के लिए क्या है, गैलेक्सी का जो पेज है वो भी सही, इंस्टाग्राम पे आप देखो तो डेली अपडेट्स होते हैं, और ऐप वगैरह है उस पर भी आते हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हो। और इसके बाद भी आपको करने हैं एडिशनल, तो यूट्यूब पे कंपाइलेशंस आती हैं मंथली करंट अफेयर वाली, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। ऑनलाइन मेरा उतना फोकस नहीं था कि पर्टिकुलर एक ही टीचर से पढ़ रहा हूँ, कोचिंग से मेरा हो गया था। मेजर मेरा जो तैयारी हुई है वो ऑफलाइन ही हुई है। ऑनलाइन क्या था, देखो 12th तक जो सब चलता है ना, अपना स्कूल चल रहा है, कोचिंग चल रही है, सब ऑफलाइन था, ऑनलाइन कुछ था नहीं उस टाइम, मतलब ऑनलाइन उतनी पढ़ने की आदत नहीं थी। लॉकडाउन में मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया यूट्यूब से पढ़ने की, लेकिन उतना इंटरेस्ट आता नहीं है ऑनलाइन, एकदम ऑफलाइन से सीधे ऑनलाइन शिफ्ट हो जाओ तो हो नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने गैलेक्सी भी ज्वाइन की थी कि ऑफलाइन एक कोचिंग रहेगी, सर गाइडेंस देंगे, सामने पढ़ेंगे। और ऑफलाइन में क्या होता है ना, आप सामने बैठे हो, कोई डाउट आया क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछ लो। ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन में कमेंट वगैरह करो, फिर आंसर मिल रहा कब तक आ रहा, वो सब दिक्कत थी। तो ऑनलाइन ऐसा मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है टीचर को, मतलब जब भी डाउट आया, जैसे कोचिंग में मैंने कोई चैप्टर पढ़ा और सर से पूछ नहीं पाया क्वेश्चन, और बाद में कभी डाउट आया तो वो क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक सर्च किया, और कोई भी टीचर आप देख लो, सभी सॉल्यूशन सही बता देते हैं। देखो करंट अफेयर का क्या है कि करंट अफेयर रिवीजन के लिए मैं मंथली वीडियोस देख लेता हूँ, ठीक है। और जो डेली तो मैंने हार्डली पढ़े होंगे उस टाइम, मतलब ऐसा था कि डेली मैंने नहीं पढ़े हैं, मतलब कभी कभी पढ़ लेता था डेली जैसे, लेकिन डेली अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था मेरे लिए, और करंट अफेयर पर मैंने उतना फोकस नहीं किया था उस टाइम पर, ठीक है। तो मेरा यही था कि जो अपने को डेली मिल रहा है, इंस्टाग्राम पे मिल रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो सब देख लिया। और उसके बाद अगर टाइम है तो वीकली कंपाइलेशंस आती हैं यूट्यूब पर, वीकली वीडियोस, वीकली करंट अफेयर रिवीजन, तो वो देख लो आप। उसके बाद मंथली जरूर देखा है, मंथली मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोई क्वेश्चंस? क्या टाइपिंग है, जैसे टाइपिंग मतलब आपका क्वालिफाई हुआ है कोई एग्जाम अभी? हाँ, तो टाइपिंग अगर बिल्कुल जीरो है, एकदम जीरो से स्टार्ट करना है, तो मुझे तो 2 महीने में आराम से हो गई थी 40+ स्पीड। टाइम स्टार्टिंग में ऐसा था कि 10-10 मिनट के सेट होते हैं, तो 2 सेट लगा रहे थे हम डेली स्टार्टिंग में, लेकिन फिर लास्ट में टाइम काफ़ी बढ़ा दिया था, 3 टाइम करी टाइपिंग, मॉर्निंग में, दोपहर में, फिर शाम को। तो उस टाइम क्या था, 2 सेट सुबह, 2 सेट, तो ये 20 मिनट्स के 3 सेट हो गए थे, तो इतने में हो जाता है काफ़ी। और आप अपनी स्पीड से देख सकते हैं, अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो आप ज़्यादा टाइम दीजिए उसको, और अगर हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग मतलब इतना कोई दिक्कत वाली नहीं है।
देखो अभी थोड़ा सा टाइम दे दो, घर पे कंप्यूटर वगैरह है, हाँ तो थोड़ा सा टाइम दे दो, डेली एक सेट ही लगा लो, मतलब 10 मिनट का, उससे भी अभी थोड़ी थोड़ी होने लगेगी। कीज़ एक बार आपको याद हो जाए कि कौन सी कीज़ कहाँ पे हो गई ना, हाँ तो बस अब फुल टेस्ट दो। हाँ मैंने जो वेबसाइट यूज़ करी थी टाइपिंग के लिए, typingmava.com, पता है आपको? टाइपिंग मास्टर वो ऑफलाइन ऐप है। हाँ हाँ उसमें भी कर सकते हो, लेकिन typingmava.com है तो उस पर जो एसएससी पूछता है ना जिस टाइप से टाइपिंग, मतलब आपका कोई हाईलाइट वगैरह नहीं होगा इस पर, वो बार नहीं आएगा, और जो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, हाँ तो वो चीज़ उसमें पूरा सिस्टम रहता है, वो आप सेटिंग से लगा के सेम पैटर्न पर दे सकते हो। तो टाइपिंग मावा मुझे काफ़ी सही लगी, उसी से आपकी और स्पीड वगैरह लास्ट में पूरा बता देगा कैसे क्या कैलकुलेशन होता है। तो सीखी मैंने भी टाइपिंग मास्टर से ही थी, स्टार्टिंग में जो कीज़ वगैरह सीखी जाती हैं टाइपिंग मास्टर से, फिर उसके बाद लास्ट में जो किया था वो टाइपिंग मावा पे। और पूछो आप लोग। क्या? जीएस, इंग्लिश तो देखो कोचिंग में ही थी, और मेरा सीबीएसई बैकग्राउंड है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी कोचिंग में जितना करवाया था सर ने तो उससे काफ़ी कवर हो गया था। एक बार पूरा सिलेबस तो कवर हो ही गया था। उसके अलावा जो बुकलेट्स होती हैं कोचिंग में मिली होगी आपकी, एंटोनेम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हाँ वोकैब्स की, तो वोकैब वाली सीरीज वो क्या है, जो बुकलेट है वो आपकी प्रीवियस ईयर वाली है बुकलेट सारी, तो वो अगर आप कर लोगे ना उससे आपका काफ़ी कुछ हो जाएगा कवर, मतलब प्रीवियस ईयर कर लोगे तो उसके बाहर नहीं जाता है। और वोकैब अगर कोई एकदम ही अलग आती है तो सभी के लिए होती है, तो वोकैब पे मेरा उतना फोकस नहीं था जितना था मैंने कोचिंग की बुकलेट से किया है अपना कवर। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो उसमें जो वोकैब मिलेगी अगर वो आपको आ गई है तो ठीक है, नहीं आई तो उसको आप नोट कर सकते हो, उसी जो बुकलेट है उसमें ऐड कर लो, तो ऐसे आपकी वोकैब आपकी काफ़ी सारी कवर हो जाती हैं। और जो इंग्लिश रही वो कोचिंग की रही, और कोचिंग की जो बुकलेट्स मिलती थी, जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ तो एक बुकलेट मिलती होगी आपको सॉल्व करने के लिए, वो आप सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस कर लो। उसके अलावा जब ये सब कवर हो जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे मस्ट रहते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो कवर हो जाता है उसमें, फिर एडिशनल पढ़ने की ज़्यादा नीड नहीं रह जाती। क्या चारों सब्जेक्ट्स? देखो रीजनिंग का क्या है, मैंने देखो मैथ डेली पढ़ी है। मैथ का ऐसा है कि जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब तक याद रहती है, अगर आपने छोड़ दी, मान लो 15 दिन अगर आप मैथ नहीं पढ़ोगे, 15 दिन या 1 महीने, तो वो गायब होने लगती है। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है मैथ में। तो मैथ का मेरा डेली था कि जैसे कोई बड़ा चैप्टर है तो 3 दिन में, छोटा चैप्टर है तो 2 दिन में, ऐसे करके सेट था कि आज ये करना है कल ये, पूरा शेड्यूल बना रहता था। तो उसके हिसाब से मैथ तो डेली पढ़ी है। उसके अलावा इंग्लिश भी डेली थी। डेली मतलब इंग्लिश में ऐसा था, सुबह उठ के वोकैब, मेरा रूटीन अगर मैं अपना बताऊं तो क्या था, मैं सुबह उठता था और वोकैब पढ़ी, फिर उसके बाद कोचिंग का टाइम हो जाता था तो कोचिंग आया 2 घंटे, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया, उसके बाद कम से कम ऐसा रहता था कि 4 या 5 घंटे डेली पढ़ना है। ठीक है, तो 4-5 घंटे में था कि मैथ तो डेली पढ़नी है, उसके अलावा इंग्लिश डेली पढ़नी है। रीजनिंग का ये था कि रीजनिंग में मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, और कोचिंग में सारा कवर करवा ही रहे थे रीजनिंग का, धीमे धीमे एक चैप्टर। रीजनिंग में कुछ ही चैप्टर होते हैं जो पढ़ने होते हैं सही से, अब जैसे मिरर इमेज वगैरह है तो वो कंसेप्ट बेस्ड, मतलब अगर आप देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं तो हो जाएगा आराम से। तो रीजनिंग के जो कुछ चैप्टर थे वो कोचिंग में कवर हो गए थे। उसके अलावा जो रीजनिंग की मेन प्रैक्टिस होती है वो जो मॉक टेस्ट देने लगा था डेली, तो मॉक टेस्ट में आपके 25 क्वेश्चन डेली आ रहे हैं, तो आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो जो एक बार में हो गए वो तो ठीक है, आपके मन में पहले ही से कंसेप्ट फिक्स है, अगर दोबारा भी वैसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप हो जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं आप उनको देखो, अगर उनमें प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड जो चैप्टर है, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं आपसे, तो वो आप देख सकते हो, दोबारा रिवाइज कर लो सही से। रीजनिंग के लिए उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, मतलब मॉक टेस्ट अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो उससे आपकी रीजनिंग हो जाएगी, और कोचिंग में आपको करवाई देते हैं। और जीएस का था तो जीएस हाँ घर पे करता था, वही बुकलेट्स वगैरह थी और इसी से हो जाता था, मतलब और कोचिंग में करवा ही रहे थे। देखो कोचिंग का रोल, सिलेक्शन में कोचिंग का रोल 60% तक होता है। ठीक है, क्योंकि कोचिंग सभी लोग कर रहे हैं लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो घर पे आपको करना पड़ेगा। कोचिंग ने अपना रोल किया प्ले, जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया और आपको मॉक टेस्ट वगैरह करवाए, संडे को टेस्ट हो रहा है तो उससे आपकी प्रिपरेशन हो रही है। लेकिन अगर आप घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, मतलब घर पे टाइम देना पड़ता है, कोचिंग से ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे मेरे घर कोचिंग अपनी 2 घंटे की रहती है, फिर घर पे मेरा 4 से 5 घंटे का टाइम अलग था कि खुद से पढ़ना है, तो सेल्फ स्टडी तो मस्ट है, सेल्फ स्टडी के बिना नहीं हो पाएगा।
हाँ मॉक देखो यहाँ पे संडे को होता है, ठीक है, और गैलेक्सी के भी ऑनलाइन होते हैं, ऐप पे आपने देखा होगा, तो गैलेक्सी में अपने काफ़ी सारे मॉक्स डले हुए हैं। तो उसके अलावा देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन प्रोवाइड करवाते हैं, सब्सक्रिप्शन लीजिए, आप कर सकते हैं। हाँ वो भी सही है। और किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? क्या? देखो इंस्पिरेशन और गवर्नमेंट जॉब में आने का जो मेरा है, क्योंकि देखो मैं अपना फैमिली बैकग्राउंड बताऊं तो मेरे जो पापा हैं वो गवर्नमेंट जॉब में है पहले ही से, तो मैंने वो देख रखा है कैसा होता है गवर्नमेंट जॉब का, फैसिलिटीज़ कैसी होती हैं। तो मेरे पापा हेल्थ सुपरवाइज़र हैं और जो मेरे बड़े भैया हैं वो जूनियर इंजीनियर हैं, जेई, ठीक है। तो गवर्नमेंट बैकग्राउंड था फैमिली का, तो मुझे भी यही इंटरेस्ट था कि हाँ गवर्नमेंट में आना है। प्राइवेट में मुझे इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही नहीं रहा है। तो 12th के बाद ही मेरा था कि 12th के बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इसीलिए मैं इस फील्ड में आ गया था डायरेक्ट। तो मोटिवेशन मुझे घर से ही मिलती है, घर पे वही बातें होती हैं, जब घर पे भी सभी लोग बोलते हैं कि आपको गवर्नमेंट में जाना चाहिए, गवर्नमेंट में ये फ़ायदे हैं वो फ़ायदे हैं, तो मोटिवेशन मुझे वहीं से मिला। और जो मेरी गवर्नमेंट फील्ड में आने की सोर्स थी वो भी वही मान सकते हैं आप घर पे। हाँ अभी उसके लिए तो आपको भैया सही बताएंगे क्योंकि उनका सीजीएल क्रैक हुआ है, लेकिन मेरी प्रिपरेशन चल रही है, फर्स्ट अटेम्प्ट ही होगा मेरा, क्योंकि ग्रेजुएशन अभी हो रही है तो मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट है। ये है कि प्री की तैयारी तो वैसे ही हो जाती है और प्री की ऑलमोस्ट मेरी हो चुकी है, मेंस के लिए जो करना है उसकी अभी चल रही है बस। कंप्यूटर का भी सोर्स मतलब मैंने कोचिंग में बात करी हुई थी, तो सर बोल रहे थे आपको बुकलेट्स वगैरह मिल जाएंगी, तो सर अभी प्रोवाइड करवा देंगे वो। ओके जय, थैंक यू वेरी मच जो आपने अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर किया। एंड आई विश कि ये दिस इज़ नॉट द एंडिंग, इट विल बी ओनली स्टार्टिंग फॉर यू। और आप सीजीएल की तैयारी करें और पीसीएस यूपीएससी जो भी आप करना चाहो लाइफ में, गैलेक्सी क्लासेस के तरफ से हम आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। और ठीक है, और बी इन कॉन्टैक्ट विद अस, अगर आप लोग आते रहोगे तो हम जो भी बच्चे हैं जो एस्पिरेंट्स हैं उनको तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे आज तो हमारे पास 2 लोग ही आ पाए हैं, बट अभी सीजीएल में अभिषेक हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, तो हम लोग कोशिश करेंगे उनको भी 1-2 वीक में बुलाने के लिए। वो कुछ प्रायर कमिटमेंट के कारण आज आ नहीं पाए। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट, अच्छा करो, ठीक है। नाउ आई रिक्वेस्ट शुभम त्रिपाठी सर कि आप आके अपना सीजीएल की जैसे भी आपने तैयारी की है और सिलेक्ट हुए हैं तो अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें। और प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस, अगर आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप लोग के काफ़ी डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है और इस साल मैंने सीजीएल एग्ज़ाम की एक पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट, उसको क्लियर किया है। सीजीएल प्री में मेरा मार्क्स 150 था आउट ऑफ 200 और सीजीएल मेंस में मेरा स्कोर 314 था आउट ऑफ 390, ठीक है। और अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूं तो मेरी जर्नी काफ़ी अपोजिट है, जैसे भी जय ने बताया उसकी जर्नी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी स्मूथ थी, उसके सारी स्कूलिंग वगैरह में काफ़ी अच्छे परसेंटेज थे। मेरी जर्नी उससे काफ़ी अपोजिट है, मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपनी इस जर्नी में। मैं आज अपनी सारी जर्नी आप लोगों से शेयर करूंगा, शायद आप लोग भी इसी फेज़ में हो कहीं ना कहीं, तो आप मतलब उससे कुछ सीखो। अगर मैं बात करूं अपनी स्कूलिंग की तो मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई है। मेरे पापा बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर हैं और मेरी स्कूलिंग 1st to 10th मेरी केंद्रीय विद्यालय से ही हुई है और सब कुछ सही चल रहा था 10th तक। जैसे ही मैं 12th में आया कहीं ना कहीं थोड़ी सी भटक गए हम लोग अपने टारगेट से, और तब लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं था, बस ये होता था कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं स्कूलिंग में। और बात करें 12th की तो 12th में मैं फेल हो गया था और मैं एक सब्जेक्ट में नहीं, मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ था 12th में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। और मैथ्स मेरा हमेशा से एक वीक पोर्शन रहा है, जैसे मतलब मैं केवी में भी पढ़ता था और केवी में भी मेरे जो टेस्ट होते थे उसमें मैथ्स हमेशा मैं बहुत मतलब पास ही हो पाता था मैथ्स में। आउट ऑफ 100 में कभी 33 स्कोर करता था, कभी 35 स्कोर करता था। मैथ्स मेरे लिए हमेशा एक हेडेक रहा है, मैथ्स मेरा कभी अच्छा नहीं रहा है। तो 12th में जब मैं फेल हुआ तो फिर मैंने दोबारा से 12th की यूपी बोर्ड से, पहले मैंने सीबीएसई से की थी, घर वालों ने करवा दी थी सीबीएसई से, तो मैं नहीं कर पाया पास। उसके बाद मैंने फिर चूज़ किया यूपी बोर्ड, तो यूपी बोर्ड से फिर मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की और 12th मैंने जैसे तैसे निकाला। उसके बाद मेरा कोई टारगेट नहीं था 12th के बाद करना क्या है, तो दिल्ली में मैंने एक जॉब ज्वाइन किया, बीपीओ ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। और मैं इतना भटका हुआ था अपने लक्ष्य से कि मैंने अपना बीएससी में एडमिशन ही नहीं कराया 1 साल, मतलब मैंने ग्रेजुएशन ही नहीं किया
और 12th करके मैंने बस ये डिसाइड कर लिया था कि मैं यहाँ पे जॉब करूंगा और आगे मैं कुछ करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मुझसे कुछ होगा नहीं। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था, क्योंकि जब मैं फेल हुआ तो घर वालों ने काफ़ी मुझे सुनाया और काफ़ी कुछ कहा, और सब रिश्तेदारों ने भी कहा कि कुछ नहीं होगा तुम्हारा ऐसा करके। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा, मैंने भी सोच लिया था शायद मेरा कुछ होगा नहीं, तो मैं यहीं पे अपना जॉब करता हूँ। तो मैंने वहाँ पे जॉब कंटिन्यू किया, 1 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया। लेकिन उसी जॉब के दौरान मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर काफ़ी अलग है गवर्नमेंट सेक्टर से। जो मेरे दोस्त वहाँ से सिलेक्ट हुए, तो मैंने उनकी लाइफस्टाइल देखी, अपनी लाइफस्टाइल देखी, तब मेरे को पता चला कि काफ़ी चीज़ें अलग होती है गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। तब वहाँ पे जाके मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि कहीं ना कहीं मुझे भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। भले ही ना हो पाए, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपने आप को ट्राई तो मेरे को करना ही चाहिए, ताकि मुझे कभी रिग्रेट ना हो अपनी लाइफ में कि मैंने ये काम नहीं किया है। मैंने स्टार्ट किया अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। मैं वापस उरई आया दिल्ली में जॉब छोड़ के। सबसे पहले तो मैंने बीएससी में एडमिशन कराया। मेरा एक फ्रेंड था जिसका जो मतलब सीजीएल टारगेट कर रहा था पिछले 2 साल से, उसने मेरे को सीजीएल के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा एक एग्जाम होता है, इसमें एक पोस्ट होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो भी मिलती है। तो मैंने सुना, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिलेगी। तो मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। मैंने सोचा करते हैं, देखते हैं। वैसे मैथ्स तो मेरी काफ़ी वीक थी, और उस वक्त जब एग्ज़ाम होता था तो मेंस में मैथ्स 200 मार्क्स की आती थी। तो सबसे पहले तो मैंने ये अपना माइंडसेट बनाया कि बिना मैथ्स के सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं, क्योंकि प्री तो जैसे तैसे हम लोग क्वालिफाई कर भी लेंगे, मेंस में 200 मार्क्स मैथ्स में आने वाले हैं, तो वो तो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो पहले मैंने अपना ये माइंडसेट बनाया कि मुझे मैथ्स तो करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो सबसे पहले तो मैंने इसके बारे में जाना, सीजीएल के बारे में, कैसा कैसा एग्जाम होता है। उसके बाद तभी गैलेक्सी रिसेंटली उरई में आई हुई थी, तो मुझे गैलेक्सी के बारे में पता चला, मैंने डेमो लिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने गैलेक्सी ज्वाइन की। यहाँ पे संडे मॉक टेस्ट होते हैं। मैंने पहला अपना मॉक टेस्ट दिया था, मुझे अभी भी याद है, मेरे 28 नंबर आए थे आउट ऑफ 200। तो वो भी 28 इंग्लिश में आ गए थे थोड़े बहुत, क्योंकि इंग्लिश मेरी अच्छी रही है काफ़ी पहले से। तो इंग्लिश में मेरे आए थे उसमें शायद 24-25, बाकी मेरे 2 ही 3 नंबर आ पाए थे, बाकी 2-3 सेक्शन में। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। मैंने मैथ्स को पकड़ा, मैंने कहा बिना मैथ्स के तो सिलेक्शन होगा नहीं, तो मैथ्स से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की, और मैं घर पे सिर्फ मैथ्स ही लगाता था। उस वक्त थोड़ा मोटिवेशन था, ज़्यादा नहीं था, बस ये पता था एक एग्जाम होता है सीजीएल करके, उसको हमें निकालना है, कुछ नहीं पता था ज़्यादा। बस मैंने तैयारी स्टार्ट की, बस मैंने ये सोच लिया था मैथ्स करना है कैसे भी करके। स्टार्ट किया मैथ्स से। तो उस वक्त मतलब मैं इतना क्यूरियस हुआ करता था, अगर मैंने सोच लिया मुझे मैथ्स करना है, तो फिर मैं मैथ्स में बिल्कुल जुट गया था उस वक्त। और मैं मैथ्स में ऐसे जुटा था, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता है तो मैं उसके पीछे का लॉजिक या उसके पीछे का सॉल्यूशन जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता था। अगर कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ उस टॉपिक का, जो टॉपिक मैंने पढ़ लिया है यहाँ गैलेक्सी में, तो उस टॉपिक के क्वेश्चन लेके मैं अपने दोस्तों के पास भी जाता था। दोस्त भी बहुत परेशान हो गए थे मुझसे, क्योंकि मैं कभी भी उनके पास चले जाता था, कभी दोपहर में, शाम को। तो वो भी उन्होंने मेरी हेल्प भी बहुत की है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने, जो मतलब काफ़ी उस समय उनका स्कोर काफ़ी अच्छा आता था, उनसे मैंने काफ़ी हेल्प ली है। टीचर्स यहाँ के बहुत सारे थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मैथ्स में, उनसे मैंने बहुत हेल्प ली है। और जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता था मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता था। और देखिए, जब धीरे धीरे करके मैथ में मेरा इतना इंटरेस्ट होने लगा, यहाँ के फैकल्टीज ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, इतना ज़्यादा समझाया, तो मैथ्स मेरा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया। और अब मुझे मैथ्स में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता था, मैं पीछे की लॉजिक को समझता था कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। जैसे मैथ्स में आप लोग पढ़ते होंगे, एक नंबर सिस्टम एक चैप्टर है जो सब लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें एक 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। आप सबने पढ़ा होगा कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि डिजिट का सम कर दीजिए, उसके बाद सम जो है वो 3 से अगर डिविजिबल होता है तो दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, राइट। तो ये आपने सिर्फ समझा और आपने रट लिया। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं इसके पीछे का लॉजिक समझता था कि अगर ये सम डिविजिबल हो रहा है 3 से तो नंबर भी हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। 2 की डिविजिबिलिटी अगर ये कहती है कि यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। इन सब चीजों के पीछे का लॉजिक जानना मैंने समझा, है ना। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मैं उसके पीछे का पूरा लॉजिक समझता था। और उसके बाद जब आप लॉजिक समझ जाओगे तो आप अपनी खुद की ट्रिक्स अपने आप बना सकते हो। ट्रिक्स कुछ नहीं होती है, हम लोग बस स्टेप्स को शॉर्ट कर देते हैं। वो स्टेप्स को आप तभी शॉर्ट कर पाओगे जब आप पीछे का अच्छे से लॉजिक समझोगे हर क्वेश्चन का, है ना। कोई टीचर अगर आपको ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन की ये ट्रिक है और आप याद कर लो, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है ना। कोई ट्रिक नहीं होती किसी भी चीज की, हर चीज के पीछे का लॉजिक होता है। और अगर आप उस लॉजिक को समझ गए तो ट्रिक आप खुद से मैन्युफैक्चर कर लोगे अपने आप। तो वो लॉजिक मैंने समझा, और बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी भी हैं कि जो मैंने
खुद से भी मतलब बहुत सारी चीजें मैंने अपने आप से अंडरस्टैंड कर ली बिना टीचर के। और टीचर ने उन लॉजिक समझाने में मेरी काफी हेल्प की। कोई भी चीज मुझे नहीं समझ में आती थी तो मैं यहाँ के टीचर से पूछता था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो सिर्फ मैं यहाँ के टीचर से ही पूछता था, फ्रेंड्स वगैरह से भी पूछता था। मेरी बहुत हेल्प की है मैथ्स में स्पेशली। उसके बाद फिर मैंने जब मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया तो सिर्फ मैं मैथ्स को टारगेट करता था घर पे, और आप बिलीव नहीं मानोगे, मेरा टारगेट रहता था कि एक दिन में मुझे 500 क्वेश्चन लगाने हैं, और मैं काफी बार उसको अचीव भी कर लेता था। मेरा टारगेट रहता था एक दिन में 500 क्वेश्चन ऑफ मैथ्स। एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, काफी मोटी बुक होती है, उसको मैंने शायद 12-12, 14-14 दिन में खत्म भी कर रखा है, और वो बुक मैंने शायद 8 या 9 बार लगाई हुई है। तो धीरे धीरे करके जब मैं काफी बुक्स लगा ली तो धीरे धीरे करके यहाँ की जितने भी बुकलेट्स, जितने भी शीट्स मेरे को मिली थी, सारी मैंने सॉल्व कर ली। उसके बाद धीरे धीरे मैथ्स मेरा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हो गया बाकी 4 के कंपैरिजन में। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन मेरा चल रहा था, और देखिए किस्मत ने भी क्या किया, जो मेरा फाइनल ईयर था मेरा तैयारी काफी अच्छा हो गया था, और ग्रेजुएशन में जाके मैं फिर से फेल हो गया। तो मैं अपनी लाइफ में 3 बार फेल हुआ हूं अपनी स्कूलिंग में। ग्रेजुएशन में फेल हो गया, मैंने पूरा माइंडसेट बना रखा था इस बार मैं सीजीएल दूंगा और होपफुली मैं निकाल भी लूंगा, लेकिन मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में दोबारा से फेल हो गया। अच्छा, अब घर वाले क्या होते हैं, घर वालों को तो नहीं पता कि आप लोग क्या कर रहे हो, कोचिंग में क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं कोई एग्जाम नहीं देता था। मैंने स्पेशली सीजीएल ही टारगेट किया था, वो दूसरा मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया अपनी लाइफ में, मतलब कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। बाकी तो बहुत सारे एग्जाम दिए, बहुत फेल हुए, तो कंपटीशन का मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया। तो घर वालों को तो यही पता रहता है कि आपकी स्कूलिंग कैसी चल रही है, वो लोग देखते हैं कि आप फेल हो रहे हो, तो घर वालों का भी धीरे धीरे विश्वास आप पे से उठने लगता है। स्पेशली मेरे केस में तो ऐसा हुआ था कि मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, सबका विश्वास उठ गया था, और सबने सोच लिया था कि इसका कुछ नहीं होना है, बस ये तैयारी कर रहा है और चलती रहेगी इसकी तैयारी ऐसी, है ना। ताने भी बहुत लोग मारते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, बहुत सारे ताने मारते हैं, बहुत प्रेशर होता है। स्पेशली घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि मैं ये कर रहा हूँ और इतने टाइम बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बिलीव नहीं करता आपका। स्पेशली मेरे केस में आप समझ सकते हो, जो स्टूडेंट 2 या 3 बार फेल हुआ होगा, घर वाले समझ जाते हैं कि उसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। फिर भी मैंने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी। उसके बाद लास्ट ईयर मैंने अपना सीजीएल दिया, तो मेरा प्री क्वालिफाई हुआ था, मेंस मेरा कुछ नंबर से रुक गया था, और पिछली बार भी थोड़ा सा मेरा कहीं ना कहीं प्री थोड़ा बिगड़ गया था मेरे ही कारण, तो मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। इसके बाद इस साल जब मैंने अपना प्री दिया तो मेरा प्री में अच्छा स्कोर था, मेंस में भी मेरा स्कोर काफी मतलब ठीक था, तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे को एक पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन अभी भी मैंने अपने घर पे नहीं बताया कि मेरे को ऐसी ऐसी पोस्ट मिल गई है, क्योंकि अभी मुझे डाउट है कहीं ऐसा ना हो कि मैं डीवी में रिजेक्ट हो जाऊं, है ना। तो अभी भी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपने फादर को, मैंने अपनी फैमिली में, मैंने अभी किसी को नहीं बताया कि मेरा ये एग्जाम क्लियर हो गया। मेरे सिर्फ कोचिंग में पता है, टीचर्स को पता है कि मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है, बाकी आप लोगों को पता है, बाकी किसी को नहीं पता कि मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है। जब हो जाएगा उसके बाद ही बताएंगे, है ना। काफी मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजीली अचीव हो जाता है, और मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव भी नहीं किया, मैं ये मान के चलता हूँ, लेकिन जो भी किया है उसके लिए भी मेहनत काफी लगती है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस फेज में हो, आपको ये लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं ये मान के चलता हूँ आप जितने यहाँ पे बैठे हो, हर आदमी सीजीएल निकाल सकता है। क्योंकि अगर मैं निकाल सकता हूँ, जो लाइफ में इतने बार फेल हुआ, इतना डिप्रेस है, तो आप सबके सब निकाल सकते हो। आपकी स्कूलिंग कहीं ना कहीं मुझसे काफी बेहतर हुई होगी, और कहीं ना कहीं आप बिलीव नहीं मानोगे, 12th के बाद मुझे 3 का स्क्वायर नहीं पता था क्या होता है। 3 की पावर 4 चढ़ा दो तो मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता था कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप लोग तो काफी अच्छे हो अभी मुझसे, अगर आप लोग अभी से अगर अपनी तैयारी कंटिन्यू करोगे तो 1 से 2 साल लगेगा आपको, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, है ना। बस लाइफ में थोड़े से डिस्ट्रैक्शन आएंगे, उस वक्त आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, आपको समझना है कि आपको करना क्या है ना। मैं भी बहुत डिस्ट्रैक्ट हुआ, ऐसा नहीं, 5 साल जो मैंने तैयारी की है, काफी डिस्ट्रैक्शन आए लाइफ में, अलग अलग गोल भी चेंज हुए। कभी सीजीएल गोल था तो कभी गोल ही चेंज हो गया कि पढ़ाई नहीं करनी, कुछ और ही करना है, तो वहां पर भी काफी डिस्ट्रैक्शन हुआ। लेकिन अगर आप स्टेबल रहोगे, अगर आप मोटिवेट रहोगे, तो 1 से 1.5 साल अगर आप अपने आप को दे दोगे तो आप सब लोग अपना टारगेट अचीव कर लोगे, है ना। और टारगेट हमेशा बड़ा सेट करो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे 100 and 110 मार्क्स पे स्टक हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायत ये रहती है कि सर मार्क्स मेरे 100-110 तक तो पहुंच गए, उसके बाद मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे। एक बैरियर आता है जब आपके मार्क्स रुक जाते हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू सुना है, बहुत सारे टॉपर्स भी ये कहते हैं कि मार्क्स जो है 100-110 पे रुक जाते हैं। बट मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूं, मैं आपको एक केस बताता हूं जो मैंने खुद पे अप्लाई करके देखा है। ऐसा आपके साथ कभी नहीं होगा कि आपके मार्क्स स्टक हो जाएंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं
तो मैंने जब इस साल की तैयारी स्टार्ट की थी तो मेरे मॉक में 100 के आसपास स्कोर रहता था और मेरे मार्क्स 100 के बाद कहीं पे स्टक नहीं हुए, डायरेक्ट जाके मेरे 150, 155, 160 पे जाके स्टक हुए। क्योंकि देखिए मैंने अपना टारगेट जो है ना वो सेट कर रखा था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक लेके आना है अंडर 100, जो कि हो नहीं पाया। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मैं फेल हो गया हूँ, अगले साल शायद अचीव कर पाऊँ। मेरा जो टारगेट था वो मेरे को ऑल इंडिया रैंक बनाने का टारगेट था और मेरा टारगेट देखिए 130 और 140 वाला नहीं था प्री में, मेरा टारगेट ही 170 का था। तो अगर आप टारगेट ही इतना बना के चलोगे ना 170 का, तो आपका मार्क्स कभी 120 130 पे स्टक नहीं होगा। स्टूडेंट के मार्क्स इसलिए स्टक हो जाते हैं 110 120 पे क्योंकि वो टारगेट ही बना के चलते हैं। उनको पता, पहले तो वो ये देखते हैं कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था, उनको पता चलता है 130 गया था, उनका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि हमें 135 लेके आना है सिर्फ। जब आप अपना माइंडसेट 135 का बनाओगे ना तो आप हमेशा स्टक हो जाओगे 120 125 पे। अगर आप अपना टारगेट हाई सेट करके चलोगे कि मुझे 170 175 लेके आना है, तो आप कभी 120 125 पे स्टक नहीं होगे, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि बस आपने सोच लिया है कि 170 175 लेके आना है और मेहनत आप 125 ही वाली कर रहे हो, ऐसा भी नहीं करना आपको। मेहनत भी फिर आपको 170 175 वाली करनी पड़ेगी, तभी जाके आप 160 तक टच कर पाओगे, है ना। बताइए, अच्छा आप लोगों के कोई अगर डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं आपको मतलब अच्छे से गाइड कर दूंगा कि जो भी आपके डाउट्स हो, है ना। कुछ भी अगर आपको पूछना हो किसी भी चीज से रिगार्डिंग, कोई भी सेक्शन से, मैं आपको पर्टिकुलर हर सेक्शन का बता सकता हूं। बताइए किसी को कोई डाउट। वो कैब, अच्छा मैम आपके स्कूल से शायद मैं पढ़ा हूँ, फेल हूँ, आपकी क्लास में ही था मैं, नहीं जानते आप, दीक्षा नाम है आपका, राइट। आप मैम की क्लास में था मैं, और मैम पास हो गई थी, मैं फेल हो गया था। महर्षि विद्या मंदिर से मैंने स्कूलिंग की है, ठीक है। वो कैब के लिए देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ की पहले जो बुकलेट्स है सारा प्रीवियस ईयर उसमें कंपाइल कर रखा है ना, सारा प्रीवियस ईयर उसमें कंपाइल कर रखा है। सबसे पहले वो बुकलेट खत्म कर दीजिए। उसके बाद एक बुक आती है जो मैंने पर्सनली फॉलो की थी, ब्लैक बुक करके। वो मैंने क्यों फॉलो की थी, उसमें सारा प्रीवियस ईयर है ओनली, है ना। इसके अलावा उन्होंने कुछ अलग नहीं दिया हुआ है, उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर है और कुछ भी नहीं है। तो आपको करना क्या है, देखिए एसएससी जो है 70% वो प्रीवियस ईयर पूछता है, तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पे फोकस करिए। तो उस बुक में पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर कंपाइल्ड है, तो आप वो बुक ले सकते हैं। लेटेस्ट वाला एडिशन लीजिए ब्लैक बुक का। सबसे पहले यहाँ की जो बुकलेट्स है उनको खत्म कर लीजिए, है ना। उसके बाद जाके आप प्रीवियस ईयर पे रिलाई कर सकते हो, वहां से फिर आपका वोकैब कवर हो जाएगा। उस बुक को कंप्लीट करने के बाद चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, अगर 8 वोकैब आता है तो 8 में से आप 7 निकाल दोगे। इतना कॉन्फिडेंस आपको हो जाएगा कि 8 में से 7 वोकैब आपका फंस जाएगा। और बताइए पढ़े कैसे, ब्लैक बुक बता रहा हूं अभी, यस हाँ ये कंप्यूटर का। देखिए कंप्यूटर का मैंने लास्ट के सिर्फ 10 दिन पढ़ा था कंप्यूटर, उसके बाद उसके पहले मैंने कुछ कंप्यूटर की मुझे नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन लास्ट के 10 दिन में कंप्यूटर मेरा हो गया था। और कंप्यूटर के लिए इतनी टेंशन आप भी मत लीजिए कि अभी से कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दो। कंप्यूटर सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, तो कंप्यूटर लास्ट के 10 दिन में भी इजीली हो सकता है ना। और टाइपिंग की बात की जाए तो टाइपिंग भी मैंने लास्ट के 10 दिन में की थी। लास्ट के 10 दिन बचे हुए थे, टाइपिंग मेरी स्पीड थी नहीं, मैं वहीं पे स्टक था कि मैं 8 फिंगर से 10 फिंगर से टाइप करूं कि 2 फिंगर से। मेरे को आदत थी 2 फिंगर की, तो मैंने दोस्तों से पूछा कि कैसे टाइपिंग करनी है, 2 फिंगर पे स्टक रहे हैं कि 10 फिंगर सीखे। दोस्तों ने बोला 2 फिंगर से ही करो। जब मैंने 2 फिंगर से टाइपिंग स्टार्ट की, मेरी स्पीड ही नहीं बढ़ रही थी। फिर मैंने लास्ट के 5 दिन में शायद शिफ्ट किया होगा 10 फिंगर पे। लास्ट के 5 दिन जब मैंने पहली बार टाइपिंग टेस्ट दिया था 10 फिंगर से, मेरी स्पीड 9 या 10 आई थी, लेकिन लास्ट के 5 दिन में मैंने टाइपिंग कवर कर दी थी सीजीएल की। तो टाइपिंग कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है कि टाइपिंग के लिए और कंप्यूटर के लिए आप इतना ज़्यादा टेंशन लो, वो लास्ट में भी हो सकता है। अगर आप अभी करना चाहें तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे तो इजीली कंप्यूटर और टाइपिंग निकाल दोगे। टाइपिंग कोई ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड नहीं है, सीजीएल में आराम से टाइपिंग निकल जाती है। जीएस के लिए देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि जीएस मेरा भी काफ़ी वीक रहा है। मेरे 3 सेक्शन अच्छे रहे, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश, इन्हीं को मैं टारगेट करता हूँ। जीएस मेरा वीक रहा है। जीएस में मैं बस इतना कर लेता था कि जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो कवर कर लो, है ना। वो जैसे पॉलिटी हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, करंट अफेयर्स हुआ और स्टैटिक जीके हुआ, इनको अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो एटलीस्ट आप जीएस में 50% मार्क्स स्कोर कर लोगे। और मैंने भी यही किया था, बस मैंने ये पढ़े थे, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा जीएस में। बाकी जो मेरे 3 सब्जेक्ट थे मैं उनको लेके चलता था कि मेरे वहां पे मार्क्स नहीं कटने चाहिए। मैथ्स में मेरे मार्क्स नहीं कटने चाहिए, इंग्लिश में नहीं कटने चाहिए और रीजनिंग में नहीं कटने चाहिए। जीएस में मैं मतलब 50% टारगेट करता था कि अगर 75 मार्क्स का है तो मेरे एटलीस्ट 40 आ जाए, बस मैं उसमें खुश हूं। क्योंकि जीएस आप देख रहे हो ना, लास्ट
3 इयर्स में कैसी पूछ रहा है एसएससी कि अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी पूछ रहा है। तो जीएस को हम लोग टारगेट करके चल भी नहीं सकते कि हम सिर्फ जीएस पे रिलाई करें, बाकी 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट को छोड़ दें। आप बाकी 3 सब्जेक्ट पे रिलाई कर सकते हो, जीएस पे थोड़ा सा मतलब एवरेज भी हो तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर ले जाओगे। यस, और कोई? जी, नोट्स बनाना सबके जरूरी है, लेकिन नोट्स से भी ज्यादा जरूरी है आपको उनकी प्रैक्टिस करना। जैसे इंग्लिश में अगर आप कोई रूल पढ़ रहे हो, यहाँ पे अगर आपको नाउन, देखिए इंग्लिश ग्रामर की बात की जाए तो मेरे को पूरा जो मैंने इंग्लिश ग्रामर और मैथ्स मैंने पूरा गैलेक्सी से किया है। इंग्लिश ग्रामर मैंने बहुत बार पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे तो उसको करने के बाद जो यहाँ पे शीट्स वगैरह दी गई है ना, यहाँ पे आपको इतनी सारी तो शीट्स दी जाती है, अगर आप उन शीट्स को भी कंप्लीट कर लोगे तो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको इसके अलावा कोई बुक्स लेने की जरूरत ही नहीं है। वो कैप के लिए आप ले सकते हो, लेकिन ग्रामर के लिए मेरे ख्याल से आपको कोई दूसरे सोर्स की नीड नहीं है। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसके नोट्स मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। अगर यहाँ के आप सारी चीजें नोट्स बनाते हो यहाँ के, उसके बाद यहाँ की जितनी शीट्स मिलती है उनको भी अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो आपका यहां से भी इंग्लिश पूरा कवर हो जाएगा, ग्रामर वाला सेक्शन। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें आप भूल जाओगे अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे। चीजों को आप रिकॉल कर सकते हो नोट्स के थ्रू, है ना। मैथ्स में भी मैंने नोट्स बनाए थे। मैथ्स में भी ऐसे नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक के नोट्स बनाओ। मैथ्स में आप ऐसा कर सकते हो कि जो अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है उनके आप नोट्स बना सकते हो, है ना। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के मैंने नोट्स बनाए थे, टाइम डिस्टेंस स्पीड के बनाए थे, प्रॉफिट एंड लॉस के बनाए थे, एडवांस के चारों चैप्टर के नोट्स बने थे। तो ऐसे मेन सब्जेक्ट उठा लीजिए, उनके आप नोट्स बना सकते हो। सारे मैथ्स के नोट्स बनाना मेरे ख्याल से तो मतलब नहीं है ज्यादा सही, बाकी आपकी चॉइस है। जैसे मेरी मैथ्स थोड़ी ठीक थी तो मैंने सबके नोट्स नहीं बनाए थे, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक के नोट्स बना लिए थे। आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर आपको सबके नोट्स बनाने हो हर टॉपिक के तो आप वो भी बना सकते हो, है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन? यस, कोई क्वेश्चन? ठीक है। थैंक यू शुभम त्रिपाठी सर, जो आपने अपना लाइफ एक्सपीरियंस जो है गैलेक्सी क्लासेस के साथ और किस किस तरीके से आपने तैयारी की, जो हमारे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर किया। मैं चाहूँगा हमारे दोनों जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, मोमेंटो देकर जय और शुभम सर को सम्मानित करें एक बार, क्योंकि शायद अब ये गैलेक्सी क्लासेस में जल्दी आएंगे नहीं, क्योंकि दे हैव देयर ओन डेस्टिनेशन नाउ, कि वो अपने जॉब्स पे फोकस करें और उतना टाइम भी मिल नहीं पाता। तो आप पवन सर, आप प्लीज़ दोनों एस्पिरेंट्स को भेज दें एक बार। और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? सारे डाउट्स क्लियर हैं? ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अभी हमारा जो एसएससी का सीजीएल का एक स्पेशल बैच भी चल रहा है, और चकदे में भी जो बच्चे जो टॉप रैंकर्स थे उनके लिए भी हम लोग इसीलिए इस तरीके के बैचेस को लेके आ रहे हैं, ताकि इस तरीके के लोग हमारे सामने खड़े हों। तो एक बार मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों से इन लोगों को एक बार उत्साहवर्धन करें। ठीक है, थैंक यू।